खबरों का इंतजार हुआ पूरा, आपकी पसंद आपकी खबर, न शोर न हंगामा, बात होगी खबर की, न इधर की न उधर की। शाम 7 बजे बात पते की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवांगी और शुरुआत करेंगे इस वक्त की 4 बड़ी खबरों के साथ। प्रयागराज में सीएम योगी ने महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लिया, तो वहीं संगम तट पर पूजा अर्चना भी की। अधिकारियों को 30 दिसंबर तक सभी काम पूरे करने के यहां पर निर्देश वो देते हुए नजर आए। तो वहीं राहुल गांधी ने परभणी हिंसा में मारे गए पीड़ित के परिवार से मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि किस तरह से मुख्यमंत्री ने विधानसभा में बोला, जो भी बोला वो झूठा, आरोपियों पर कड़ा एक्शन ले सरकार। तीसरी खबर दिल्ली से जुड़ी हुई है, जहां पर बीजेपी की पहली लिस्ट इसी हफ्ते संभव है। परवेश वर्मा केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। वीरेंद्र सचदेवा को भी चुनाव लड़ाने की यहां पर तैयारी है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। और चौथी खबर होगी शिमला में हुई सीजन की पहली बर्फबारी की। शिमला घूमने आए तमाम टूरिस्ट ने यहां पर स्नोफॉल का लुत्फ उठाया। तो वहीं कश्मीर की बात करें, कड़ाके की ठंड ने यहां पर सितम ढाया है। कश्मीर के ज्यादातर इलाकों में -60 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच चुका है। तो बात पते की में आज इन सभी खबरों पर बातचीत होगी। बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे दिल्ली के दंगल की, जहां पर सर्दी में भी आप देखिए किस तरह से सियासी माहौल गर्म है। चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी बाकी है और उससे पहले ही हमने देखा कि किस तरह से केजरीवाल के महिला सम्मान वाले दाव के अब विरोध में यहां पर तमाम दलों ने चुनाव से पहले ही बड़ी मात दे दी है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आज खुद दिल्ली की सड़कों पर उतरे। महिला बुजुर्गों का उन्होंने अपने हाथों से रजिस्ट्रेशन करवाया। यानी केजरीवाल फिर पुराने तेवर में लौट आए हैं। जनता से जनता तक सीधा संवाद, सीधा संपर्क। ये देखिए सारे मीडिया वाले इनका जनता को सीधा लाभ देने का वादा। अब तो राजनीतिक पंडित भी केजरीवाल के इस दाव को गेम चेंजर बताने लगे हैं। जो हमारी टीम्स घर घर जाएंगी वो दोनों योजनाओं का रजिस्ट्रेशन करेंगी, संजीवनी योजना का भी और महिला सम्मान योजना का भी। इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए दिल्ली का वोटर होना आवश्यक है। तो सब लोग अपने अपने घर में अपना वोटर कार्ड तैयार रखें। जब हमारी टीम आए तो एक तो वोटर कार्ड तैयार रखें और दूसरा वेबसाइट पे जाके चेक कर लें कि वोट कटवा तो नहीं दिया इन लोगों ने। मैं, आतिशी जी, मनीष जी, हम लोग कुछ इलाकों में जाके और अपने हाथ से लोगों का रजिस्ट्रेशन करेंगे। महिला बुजुर्गों से बड़ी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए केजरीवाल खुद दिल्ली वालों के दरवाजे पर दस्तक देते नजर आए। तो दरवाजे पर केजरीवाल को देख दिल्ली वालों के दिल भी खिल उठे। और अपने घर के भी सबके चेक कर लेना, ये लोग बहुत वोट कटवा रहे हैं। दरअसल केजरीवाल ने दिल्ली में महिलाओं के लिए सम्मान निधि योजना के जरिए 2100 रुपए महीना, जबकि बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना शुरू की है, जिसमें 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को मुफ्त इलाज दिया जाएगा। केजरीवाल ने खुद लोगों के घर घर जाकर इन दोनों योजनाओं के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की। तो देखिए, जाहिर सी बात है कि इसका सीधा फायदा दिल्ली की महिलाओं, बहन, बेटियों को मिलेगा। अब जरा ये भी समझ लेते हैं कि केजरीवाल का ये दाव आखिर है क्या। तो देखिए, आम आदमी पार्टी ने महिला सम्मान निधि योजना का ऐलान किया, जिसका रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो गया है। वहीं योजना के तहत महिलाओं को चुनाव के बाद 2100 रुपए प्रति महीने का वादा किया गया। हालांकि इस योजना के लाभ के लिए रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। इसके साथ ही योजना का लाभ लेने के लिए दिल्ली का वोटर होना आपके लिए बहुत जरूरी है। वैसे आपको बता दें कि दिल्ली में पहले से ही सरकार 1000 रुपए प्रति महीना महिलाओं को दे रही है, यानी दोबारा सरकार बनने पर 2100 रुपए यहां पर महिलाओं को मिलेंगे। अब आप जरा केजरीवाल के दिल्ली चुनाव में संजीवनी प्लान को भी आपको समझा देते हैं और किस तरह से देखिए, ये एक हेल्थ से जुड़ी योजना है जिसे संजीवनी योजना का नाम दिया गया है और आज से इसकी रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गई है। हालांकि सभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन यहां पर देखिए किस तरह से हो रहा है। सरकार बनाने पर संजीवनी योजना लॉन्च की जा रही है और इस योजना के तहत केजरीवाल के 60 साल से ऊपर वालों का मुफ्त इलाज का ऐलान है। इसको लेकर सियासत भी लगातार चल रही है और सबसे बड़ी बात यह कि इसमें किसी भी तरह की आय यानी कि इनकम बाध्यता नहीं होगी, यानी गरीब अमीर ये सभी के लिए है। और तो और संजीवनी योजना के लिए आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। तो आप देखिए किस तरह से यहाँ पर सियासत शुरू हो गई है और बुजुर्गों को मुफ्त इलाज और महिलाओं को पूरा सम्मान। दिल्ली में केजरीवाल के इस गेम चेंजर प्लान से बीजेपी भी अब दंग है। शायद यही वजह है कि इन योजनाओं पर सियासत भी अब और हाई हो गई है। क्योंकि ये सभी जानते हैं कि इलेक्शन से पहले महिला सम्मान के ब्रह्मास्त्र से केजरीवाल ने विरोधियों की टेंशन बढ़ा दी है। यही वजह है कि केजरीवाल के विरोध में बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक कतार में आ खड़े हुए हैं। अरे 10 साल से आप क्या कर रहे थे? और आपने पंजाब में भी महिलाओं को इसी प्रकार की राशि देने का वादा किया था। कितनी महिलाओं को दिया गया?
तो मुझे लगता है कि ये केवल और केवल चुनाव से पहले एक प्रकार से भ्रमित करने के लिए जनता को किए गए चुनावी वादे हैं। महिला वाली योजना है, हम तो वही पूछते ना, पहले क्यों नहीं किया? आपने पंजाब में 2 साल पहले कहा, आज 1 रुपया नहीं दिया आज तक पंजाब में, तो किस मुंह से कह रहे हो कि आप दिल्ली में दोगे? सर आपने देखा होगा इन्होंने एक संजीवनी योजना अनाउंस की है। मेरा जो एस्टीमेट है संजीवनी योजना में 22-24 हजार से 32,000 करोड़ रुपए तक का साल का खर्चा आ सकता है। ये कहां से आएगा? यानी केजरीवाल ने उधर योजना का रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिया और इधर कांग्रेस बीजेपी अब तक यही सवाल कर रहे हैं कि पैसे कहां से आएंगे। अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जो अगर कुछ कह दे तो वो गारंटी होता है, जुमला नहीं। अरविंद केजरीवाल जी ने ठाना है कि दिल्ली की हर बहन को, उनकी हर बेटी को 2100 रुपया प्रति महीना मिलने लगेगा। इसमें दिक्कत भाजपा को ये आ रही है कि कैसे एक सरकार जो मुनाफे का बजट चला रही है। बहरहाल दिल्ली का दंगल दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। जनता के दिल पर केजरीवाल की योजनाओं ने गजब छाप छोड़ी है, तो विपक्ष की टेंशन लाजमी है। लेकिन सवाल यह है कि विरोध करने वाले दल खुद अपने चुनावी वादे में ऐसी जनहित योजनाएं क्यों नहीं लाते। और देखिए, दिल्ली के चुनावी दंगल में अब बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट वाला दांव चल दिया है। बीजेपी ने आरोप पत्र के जरिए दिल्ली सरकार और केजरीवाल पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि दिल्ली सरकार 10 साल में कूड़े के ढेर, सड़कों के निर्माण और जनहित के कई मुद्दों को पूरा करने में फेल रही है। ये चार्जशीट मैं यही कहूंगा 10 साल में सिर्फ बवाल, दिल्ली की जनता हुई बेहाल, अराजकता कुशासन का रहा धमाल और केजरीवाल हुए मालामाल। चार्जशीट नाम के कार्यक्रम के जरिए बीजेपी ने पानी, बिजली, कचरे के मुद्दों पर भी दिल्ली सरकार को घेरा। देश में सबसे महंगा पानी दिल्ली में नंबर 1, दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली नंबर 1, देश के सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी मंत्री दिल्ली नंबर 1, देश में सबसे ज्यादा विधायक जेल में दिल्ली नंबर 1, देश में सबसे ज्यादा कचरा गली गली पे फेंका होना दिल्ली नंबर 1। यानी वादों की झड़ी लगा रहे केजरीवाल पर बीजेपी आरोपों की झड़ी लगा रही है। हालांकि इन आरोपों पर आम आदमी पार्टी ने भी पलटवार में देर नहीं लगाई। मैं तो कह ही रहा हूँ, उनके पास, बीजेपी के पास ये चुनाव लड़ने के लिए कोई एजेंडा नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। वो दिल्ली के लोगों को ये बताएं कि 5 साल में दिल्ली के लिए उन्होंने, बीजेपी वालों ने क्या काम किया। यानी दोनों तरफ से वार पलटवार जारी है। चार्जशीट के जवाब में केजरीवाल ने जो सवाल उठाए वो सियासी भूचाल के लिए काफी है। खैर, ये सारी जंग दिल्ली के दंगल को जीतने की है और इस वोट युद्ध में कौन बड़ी बढ़त ले चुका है ये दिल्ली वाले खूब जानते हैं। प्रयागराज में दिव्य, भव्य और नव्य महाकुंभ में बस कुछ दिन ही बाकी है, जिसकी तैयारी भी बेहद खास है। सीएम योगी खुद तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, एक एक करके चीजों को बारीकी से परख रहे हैं ताकि कुंभ के स्वरूप को नया रंग दिया जा सके। क्योंकि संगम नगरी में 12 साल बाद फिर से सनातन का मेला लगने जा रहा है। देश के कोने कोने से साधु और संत नगर प्रवेश कर रहे हैं, जिसकी तैयारी देखने के लिए सीएम योगी संगम किनारे पहुंचे और आरती भी की। इसी महीने सीएम योगी का ये तीसरा प्रयागराज का दौरा है, जब उन्होंने निरीक्षण के दौरान तमाम व्यवस्थाओं को देखा, चाहे टेंट सिटी हो या फिर अस्थायी सर्किट हाउस। मुख्यमंत्री ने निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाओं को परखा। सीएम योगी ने अधिकारियों से मेले की तैयारियों के बारे में यहां जमकर चर्चा की और समय के भीतर ही काम पूरा करने का निर्देश दिया। सनातन गौरव महाकुंभ पर्व की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। 20,000 से अधिक संतों, संगठनों और अन्य संस्थाओं को अब तक यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते हुए भूमि आवंटन के साथ जोड़ा गया है। वैसे तो महाकुंभ का धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विशेष महत्व है, लेकिन इस बार जिस तरह से सीएम योगी खुद मोर्चा संभाले हैं, सनातन का संदेश दे रहे हैं, ऐसे में त्रिवेणी संगम से पूरे देश दुनिया में हिंदुत्व का परचम लहराने वाला है। आस्था के महाकुंभ में दिव्यता के साथ साथ भव्यता के लिए भी तैयार रहिए, क्योंकि संगम की रेतीली माटी पर 5 स्टार होटल जैसे डोम बनकर तैयार है, जो कि महाकुंभ में दिव्यता के साथ साथ यहाँ की भव्यता को भी बयां करेंगे।
और महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को प्रयागराज में किसी मेट्रो सिटी का एहसास कराएंगे, क्योंकि 1400 स्क्वायर फीट में फैली डोम सिटी अपनी इसी भव्यता के साथ बसाया गया है। इस समय आप देख पा रहे होंगे कि ये जो डोम तैयार किया जा रहा है, 5 स्टार होटल की तर्ज पर ये डोम तैयार किए जा रहे हैं। लगभग 40 डोम जो हैं वो यहाँ पर बनाए जाएंगे। लग्जरी डोम में 360 डिग्री पोली कार्बन सीट से बनाए जा रहे हैं। ये पूरी तरह से बुलेट प्रूफ और फायर प्रूफ है। पर्यटक इसमें अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ 24 घंटे रहकर कुंभ का नजारा देख सकते हैं। 51 करोड़ की लागत से अरैल में 3 हेक्टेयर में डोम सिटी तैयार हो रही है, जिसमें 44 डोम बनाए जा रहे हैं। साथ ही 176 कॉटेज का भी हो रहा है निर्माण। 41,000 से 1,10,000 रुपए तक होगा एक दिन का किराया। को लेकर उनको किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े और उनको एक भव्यता के साथ साथ अलौकिक का जो नजारा है वो यहाँ से देखने को मिले, उसकी तर्ज पर यहाँ पे ये डोम जो है वो बनकर तैयार हो चुके हैं। यानी इस डोम सिटी का अनुभव किसी हिल स्टेशन से महाकुंभ का मेला देखने जैसा होगा, जहाँ ठहरने की सभी आधुनिक सुविधाएं मौजूद रहेंगी। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसा। मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि जहां कृष्ण भगवान ने अंतिम सांस लिया, वहीं से कलयुग की शुरुआत हुई। यानी उनका इशारा गुजरात पर था। इस दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी लगातार नफरत फैलाने का काम कर रही है। भगवान श्री कृष्ण जिस समय प्राण छोड़े, उसी समय से मान्यता है कि कलयुग शुरू हो गया। और वो स्थान जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने प्राण छोड़े वो गुजरात में है, सोमनाथ के बगल में है। अखिलेश यादव फिरोजाबाद में एक धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान अखिलेश यादव ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि कृष्ण भगवान की मौत गुजरात में हुई थी और वहीं कलयुग की शुरुआत भी हुई। अखिलेश यादव के आरोपों का भी बीजेपी ने करारा जवाब दिया। अखिलेश यादव जी जिन्होंने इस बात का समर्थन भी किया है कि कलयुग गुजरात से शुरू हुआ। अब हिंदुओं के बाद गुजरात का भी अपमान करना। गुजरात से तो महात्मा गांधी जी आते हैं, क्या वो कलयुग के परिचायक थे? सरदार पटेल आते हैं, क्या वो कलयुग के परिचायक थे? संसद का शीतकालीन सत्र खत्म होने के बाद भी बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर शुरू हुआ विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस नेताओं ने देश के अलग अलग हिस्सों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर हमला बोला और एक बार फिर उनके इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि संसद सत्र में संविधान पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने अपने भाषण में बाबा साहेब का अपमान किया है और इसके लिए उनको माफी मांगनी ही पड़ेगी। अपने अपमानजनक शब्दों के लिए वो क्षमा प्रकट करे, खेद प्रकट करे। ये हमने अपने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बताया है। अफसोस की बात यह है कि वे क्षमा नहीं मांग रहे। प्रोपेगेंडा और झूठे एफआईआर के द्वारा देश का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर अंबेडकर के नाम पर ड्रामा करने का आरोप लगाया। कांग्रेस पार्टी झूठ बोलना और नाटक करना कब बंद करेगी? जब भी नेता जाते हैं तो उनकी स्मृतियों को हम सम्मान करते हैं ना। कांग्रेस पार्टी ने एक उनको स्मृति नहीं बनने दिया। जहां उनका जन्म स्थान हुआ। और देखिए, राहुल गांधी ने दलित पॉलिटिक्स को साधने के लिए आज एक और नया दांव चला है। नेता प्रतिपक्ष आज महाराष्ट्र के परभणी पहुंचे, जहां पर उन्होंने हिंसा के दौरान मारे गए सोमनाथ सूर्यवंशी के परिवार से मुलाकात की। राहुल गांधी का दलित परिवार से मिलना महज कोई इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि इत्तेफाक होता तो उम्र भर कांग्रेस का झंडा उठाने वाले यूपी के प्रभात पांडे के घर भी राहुल गांधी पहुंचते, मगर वो पहुंचे तो महाराष्ट्र। कस्टोडियल डेथ है, पुलिस ने इनकी हत्या की है और चीफ मिनिस्टर ने असेंबली में पुलिस वालों को मैसेज देने के लिए झूठ बोला है। यानी राहुल गांधी ने सोमनाथ की मौत के लिए सीधे पुलिस और शासन को जिम्मेदार ठहरा दिया। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज जनता दरबार में फुल एक्शन मोड में नजर आए। एक महिला ने रोते हुए यहां पर शिकायत की तो अनिल विज ने फोन पर ही एसएचओ की क्लास लगा ली। यह है मंत्री अनिल विज का जनता दरबार और ये है एक महिला फरियादी जो अपनी आंख में आंसू लेकर आई है। रोते
उनको भी बहुत लड़ाई झगड़े कर रही है। इसके बाद पास खड़ा एसएचओ महिला से बहस करता है। और फिर यहीं से मंत्री अनिल विज ने एसएचओ की क्लास लगानी शुरू की। मैं तेरे को कहता है एफआईआर दर्ज करी सर, तूने करी नहीं करी सर? एग्रीमेंट का एफआईआर दर्ज करी नहीं करी? एग्रीमेंट का अनुसार है सर। तूने एफआईआर दर्ज करी नहीं करी? मैं किसी पे सिविल सूट पड़ता मैं कैसे सर? सिविल सूट कैसे बनता है? फुल एंड फाइनल रिसीव है। तूने एफआईआर दर्ज करी या नहीं करी? मुझे एक चलता है, नहीं करी ना, सस्पेंड करो इसको। चल बात निकल चल। मंत्री अनिल विज का गुस्सा यहीं शांत नहीं हुआ। वो एसएचओ सतीश कुमार पर आग बबूला थे। अपने सीनियर ऑफिसर के नोट्स में आता जी प्राइमा फेसी पे सिविल सूट है। अफसर को भी देख लेंगे फिर। इसके बाद मंत्री जी ने एसएचओ के सीनियर ऑफिसर को भी फोन किया। हेलो, हाँ ये कपूर साहब, ये एसएचओ है, ये किसी की नहीं मानता और ये लोगों को करता तंग और आई हैव पुट हिम अंडर सस्पेंशन। इसके आज ऑर्डर चाहिए। मेरा क्या कसूर है सर? ये सतीश कुमार है, सतीश कुमार है। मंत्री अनिल विज ने इसके बाद फिर एसएचओ सतीश कुमार को फटकार लगाई। You have disobeyed. मैं किस चीज में disobeyed? You have disobeyed. I told you personally to register the FIR. I told you personally to register the FIR first. You cannot refuse to lodge FIR. मैंने अपने हायर अथॉरिटी को लिखा। तो ये सब दूसरी पार्टियों को ना करने के लिए तुम करते हो। दूसरी पार्टी कौन है सर जी? जिसको तू जगह जगह भेज रहा था। दूसरी पार्टी मैंने। अरे तू भेज रहा था, तेरा नाम ले रहे वो। इस दौरान एसएचओ सतीश कुमार मंत्री जी से बहस करता रहा, लेकिन मंत्री अनिल विज ने उसकी एक ना सुनी और पुलिस विभाग की लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताई। साथ ही अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि किसी भी कीमत पर जनता के साथ अन्याय सहन नहीं होगा। महाराष्ट्र में विभागों का बंटवारा हो चुका है। महायुति के सहयोगी की यहां पर डिमांड भी पूरी हो चुकी है, लेकिन गठबंधन के कुछ ऐसे भी चेहरे हैं जो मंत्री बनने की चाह में अब ओबीसी की राह पकड़ चुके हैं, जिसमें एनसीपी नेता छगन भुजबल का नाम सबसे ऊपर है। महायुति में मंत्री पद नहीं मिलने की नाराजगी साफ झलक रही है और इसी कसर में वो सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिलने पहुंच गए। काफी देर तक बातचीत हुई। इस दौरान उन्होंने ओबीसी वाला दांव भी खेल दिया। हमारी मुलाकात जो है मुख्यमंत्री महोदय से हुई। उन्होंने कहा कि ओबीसी के प्रति हम बहुत शुक्रगुजार हैं। उनकी वजह से जो बड़ी कामयाबी मिली है, हम उनको नाराज नहीं रखेंगे और उनके अधिकारों पर गदा नहीं आएगी। जो भी रास्ता है शांति से हम निकालने की कोशिश करेंगे। थोड़ा समय चाहिए। पिछले दिनों छगन भुजबल ने दावा किया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उन्हें कैबिनेट में शामिल करना चाहते थे, लेकिन फैसला अजीत पवार ने किया। भुजबल पहले महायुति सरकार में मंत्री थे, लेकिन इस बार उन्हें जगह नहीं दी गई। ऐसे में एक बार फिर छगन भुजबल मंत्री बनने के लिए देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर रहे हैं और ओबीसी के नाम भेदभाव नहीं करने का पैगाम दे रहे हैं। और देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे भले ही एक दूसरे के खिलाफ हो, लेकिन फैमिली फंक्शंस में ये दोनों नेता एक साथ नजर आते हैं। दोनों नेता एक फंक्शन में लंबे समय बाद साथ नजर आए। ये देखिए, उद्धव ठाकरे के बगल में ही राज ठाकरे भी खड़े हैं। उद्धव ने हाथ में प्रसाद या कोई चीज ली है, जबकि राज ठाकरे बगल में खड़े हैं और लोगों से मिल भी रहे हैं। दरअसल उद्धव और राज ठाकरे एक पारिवारिक कार्यक्रम में साथ नजर आए। ये कार्यक्रम मुंबई के दादर इलाके में था। राज ठाकरे की बहन के बेटे की शादी का फंक्शन था, तो यहाँ पूरा ठाकरे परिवार इस फंक्शन में शामिल हुआ। अब इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ये तस्वीर बयां करती है कि दोनों भाइयों के बीच सियासी मतभेद भले ही कितने ज्यादा हों, लेकिन ठाकरे परिवार की मजबूती बरकरार है। उत्तर प्रदेश की चंदौसी में मिली गुप्त सुरंग और बावड़ी सबको हैरान कर रही है और ऐतिहासिक तथ्य के साथ सनातन के सत्य सबूत के साथ अब बाहर आ रहे हैं। चंदौसी में खुदाई का काम जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, दशकों पुरानी रानी की बावड़ी के राज से पर्दा उठता गया। खुदाई में जो बावड़ी मिली है उसमें 3 तल हैं और दावा किया जा रहा है कि इसके अंदर 12 कमरे, एक कुआं और एक सुरंग है। यहाँ अगर आप देखेंगे कि मिट्टी ज्यादा है और ये है बता रहे हैं कि ये जो नीचे करीब 2 मंजिल और है, तो उसको लेकर के खुदाई यहाँ चल रही है। और पीछे की तरफ अगर मैं आपको यहाँ से लेके जाऊँ कि यहाँ भी अगर आप देखेंगे, ये देखिए दूर तक आपको ऐसे ही दिखेगा। ये जो बावड़ी है उसको मिलने का ये पूरा एरिया है और यहाँ से मलबा निकाला जा रहा है।
अब तक खुदाई में प्राचीन बावड़ी कई वर्ग मीटर से ज्यादा तक फैली होने की जानकारी मिली है। ये बावड़ी 150 साल से ज्यादा पुरानी बताई जा रही है, जो लक्ष्मणगंज इलाके में मिली है। बावड़ी 400 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैली है। बावड़ी में कुएं के साथ साथ सुरंग भी मिली। बावड़ी 3 तल की है, जिसमें कमरे भी मिले। चिंदौसी में बावड़ी की खुदाई पर सियासत भी अब हाई हो गई है। एक बार फिर से अखिलेश यादव ने सनातन के सबूत ढूंढने पर आपत्ति जता दी है, तो वहीं कांग्रेस इसे हिंदू मुस्लिम वाला एजेंडा बता रही है। क्योंकि संभल के चंदौसी में मिली प्राचीन बावड़ी की खुदाई लगातार जारी है और इसके अंदर से एक के बाद एक सनातन के प्रमाण बाहर आ रहे हैं, जिस पर विपक्ष ने आपत्ति जताई। खुद अखिलेश यादव ने कहा, ये खोदने वाले लोग देश के सौहार्द को खोदे जा रहे हैं। खुदाई से रास्ता नहीं निकलेगा। ये खोदने वाले लोग सौहार्द को खोदेंगे और पहले भी गलत है, क्योंकि जब हमारे देश में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पहले से मौजूद है। तो वहीं अखिलेश यादव को अब कांग्रेस का भी साथ मिल चुका है। कांग्रेस नेता संभल और चंदौसी में बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठा रही है और मंदिर की खोज को हिंदू मुस्लिम के नाम पर सौहार्द बिगाड़ने की बात कह रही है। आप हिंदू मुसलमान करने के लिए ये सारी चीजें जो ढूंढ रहे हैं, इनको याद रखिए, चिंगारी का खेल बुरा होता है। और जितने कुएं, बावड़ी, तालाब और ग्राम समाज की जमीनें हैं, मेरा आरोप है कि सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने ही उन पर कब्जा कर रखा है। इससे लगता है कि पिछली सरकारों के समय दंगे फसाद के कारण हमारी भारतीय संस्कृति को कुचला गया है। उसे और देखिए, नए साल से पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 5वीं और 8वीं क्लास के छात्रों को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। आपको हम समझाते हैं कि आखिर ये ऐलान क्या है। शिक्षा मंत्रालय ने अब नो डिटेंशन पॉलिसी, यानी कि परीक्षा में फेल होने के बावजूद भी, आपको बता दें किस तरह से प्रमोट का प्रावधान खत्म कर दिया है। यानी अब 5वीं और 8वीं की परीक्षा पास करना जरूरी हो गया है। जो छात्र पहली बार में फेल हो जाएंगे, उन्हें 2 महीने में दूसरी बार परीक्षा का मौका दिया जाएगा। लेकिन दूसरी बार भी फेल होने पर छात्रों को अगली क्लास में प्रमोट बिल्कुल नहीं किया जाएगा, यानी उसी क्लास में फिर से छात्रों को पढ़ना होगा। शिक्षा मंत्रालय ने प्राइमरी शिक्षा की गुणवत्ता को और सुधारने के लिए ये बहुत बड़ा फैसला लिया है। हालांकि मंत्रालय का ये आदेश हर स्कूल पर नहीं, बल्कि केंद्रीय स्कूल, नवोदय और सैनिक स्कूल जैसे केंद्र से संचालित स्कूलों पर ये पूरा का पूरा आदेश जो आया है वो लागू होगा। आपको ये भी बता दें कि 2010 से लेके 11 से जो आपको बता दें पूरा यहाँ पर 8वीं तक के छात्रों को परीक्षा में फेल होने के प्रावधान पर रोक लगा दी गई है और अब इसी पॉलिसी को शिक्षा मंत्रालय ने यहाँ पर खत्म कर दिया है। तो बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे थे किस तरह से बांग्लादेश में चारों तरफ अराजकता यहाँ पर फैली हुई है। कट्टरपंथी जल्लादों ने आतंक मचा रखा है। आलम यह है कि 1971 की आजादी के स्वतंत्रता सेनानियों पर भी यहाँ अत्याचार किया जा रहा है। ये है बांग्लादेश के स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल हई कानू। इन्होंने 1971 की आजादी की लड़ाई में योगदान दिया था, लेकिन अफसोस आज इन्हें सम्मानित करने की बजाय जूते की माला पहनाकर अपमानित किया गया। अत्याचारियों ने इन्हें जबरन जूते की माला पहनाई और घर से बाहर खींच लाए। कानू कोमिला के चौड़ा ग्राम उपजिला में एक प्रतिष्ठित स्वतंत्रता सेनानी है, लेकिन आज उन्हें चप्पल जूते की माला पहनाकर भीड़ के सामने अपमानित किया गया। यूनुस के शासन में 1971 के स्वतंत्रता सेनानियों का बुरा हाल है। यूनुस के लोग चुन चुन कर मुक्ति संग्राम के नायकों को अगवा कर रहे हैं, उन्हें अपमानित कर रहे हैं, लेकिन तानाशाह यूनुस को कुछ नजर नहीं आ रहा। ये शर्मनाक करतूत न केवल एक व्यक्ति पर हमला है, बल्कि बांग्लादेश की स्वतंत्रता के मूल्यों और मुक्ति संग्राम के नायकों के सम्मान पर गहरी चोट है। आज जिस रास्ते पर बांग्लादेश है, कभी पाकिस्तान भी उसी राह पर था। नतीजतन इतने जख्म मिले कि न सेना सुरक्षित बची और न ही सरकार। अब टीटीपी के हमलों से बौखलाई पाकिस्तानी सेना ने बड़ा पलटवार किया है। सेना ने बम गिराकर टीटीपी के कमांडर समेत 11 आतंकियों को मार गिराया है। यानी आतंकवादी की नर्सरी रहे पाकिस्तान में अब दहशत की पौध पाकिस्तान को ही तबाह करने लगी और टीटीपी जैसे संगठनों ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, तो शहबाज की सेना को मजबूरी में अपनी ही सीमा में बमबारी करनी पड़ गई। हाल ही के दिनों में पाकिस्तान में कई हमले हुए, जिसमें सेना के जवानों समेत आम लोग भी मारे गए। इसी का बदला लेने के लिए सुरक्षा बलों ने रविवार को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में 2 अभियान चलाए।
पहला ऑपरेशन तिरहा घाट जिसमें 10 आतंकी मारे गए तो दूसरा ऑपरेशन लक्की मरवत जिले में चलाया गया, जहां पाकिस्तान सेना ने एक आतंकी को मार गिराया। ये कार्रवाई 16 सैनिकों की मौत का बदला था, जिसे टीटीपी ने कुछ दिन पहले अंजाम दिया था। दरअसल आतंकवादियों का एक समूह पीर मेला के रास्ते तिरहा घाटी से आगे बढ़ रहा था, तभी सुरक्षा बलों ने उन्हें रोक लिया। इस इलाके में हुई गोलीबारी में 10 आतंकवादी मारे गए, जबकि 4 अन्य घायल हो गए। मरने वालों में आतंकवादियों का एक कमांडर भी शामिल है। वहीं दूसरी तरफ सेना ने टीटीपी आतंकियों के एक ठिकाने को बम से उड़ा दिया। दरअसल पाकिस्तान के लिए टीटीपी एक बहुत बड़ा खतरा बनकर उभरा है। अलग अलग वक्त पर हमले कर इस आतंकी गुट ने सैकड़ों लोगों की जान ली है। लेकिन मजेदार बात यह है कि कभी पाकिस्तान सरकार ही इस तरह के आतंकी संगठनों का खाद पानी देती थी। आज वही आतंकी गुट पाकिस्तान के लिए सिर दर्द बन गए हैं। दरअसल नवंबर 2022 में तहरीके तालिबान यानी कि टीटीपी ने पाकिस्तान ने सरकार के साथ कई महीनों से जारी संघर्ष विराम को पूरी तरह से खत्म कर दिया और इसके बाद से आतंकी हमलों में बढ़ोतरी हुई। तहरीके तालिबान पाकिस्तान का मकसद पाकिस्तान में इस्लामी शासन लाना था। इसके लिए टीटीपी ने पाकिस्तानी सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया। टीटीपी पाकिस्तान में कई सारे खतरनाक हमलों की जिम्मेदारी भी ले चुका है। इसके साथ साथ 21 दिसंबर 2024 को यानी 2 दिन पहले टीटीपी ने खैबर पख्तूनख्वा में सेना पर हमला बोल दिया। इस हमले में 16 सैनिकों की मौत हो गई और 8 लोग घायल हुए। जनवरी 2022 की अगर हम बात करें तो टीटीपी के एक आत्मघाती हमलावर ने पेशावर की एक मस्जिद में खुद को बम से उड़ा लिया था। इस हमले में 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर पुलिस वाले थे। 2014 में टीटीपी ने पेशावर के एक आर्मी स्कूल में गोलीबारी की थी। इस हमले में कम से कम 150 लोग मारे गए थे। वहीं 2012 की अगर बात करें तो टीटीपी ने मलाला यूसुफजई पर भी हमला किया था और ये वो पूरा डेटा है। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से आप देखिए अब ये मामला और बढ़ते जा रहा है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से, जहां पर मुस्लिम मोहल्ला बोम बम भोले की जय कार्य से यहां पर गूंज रहा है। सनातन के प्रमाण की खोज के दौरान जो प्राचीन शिव मंदिर मिला था, अब वहां पर शुद्धिकरण और विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। तस्वीरें देखिए। ये पुराना शिव मंदिर मुस्लिम आबादी के बीच जर्जर हालत में मिला था, जिसे संरक्षित और शुद्धिकरण के लिए हवन और यज्ञ करवाया गया। जिसके बाद यहाँ शिव भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। भारी संख्या में सनातनी प्राचीन शिव मंदिर के दर्शन करने पहुँच रहे हैं, जो 54 साल पुराना बताया जा रहा है। मुस्लिम मोहल्ले में मंदिर के अंदर पूजा हो रही थी, तो मंदिर के बाहर सुरक्षा में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया था। इसके साथ ही पूरे इलाके में पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया। मंदिर में फिलहाल पूजा पाठ हो रही है, लेकिन हवन और यज्ञ से ठीक पहले की जो तस्वीर है वो किसी भी शिव भक्त को नागवार नहीं गुजरने वाला। मंदिर की स्थापना 1970 में हुई थी और ये प्राचीन शिव मंदिर है और इस समय ये खंडहर के रूप में तब्दील हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर पूजा अर्चना नहीं की जाती है। पहले ये हिंदू बाहुल्य क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर जब से मुस्लिम आबादी बढ़ी है उसके बाद से हिंदू यहाँ से पलायन कर गए। अब मुजफ्फरनगर के इस मंदिर में हर हर महादेव के उद्घोष हो रहे हैं और मंदिर में पूजा शुरू हो चुकी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अपनी बैठक में एक बड़ा फैसला लिया है। ट्रस्ट ने राम मंदिर के मुख्य पुजारी यानी कि सत्येंद्र दास को कार्य मुक्ति का निवेदन किया है। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास लगातार 34 साल से रामलला की सेवा कर रहे हैं, लेकिन अब उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, इसीलिए ट्रस्ट ने उनसे कार्य मुक्ति का निवेदन किया है। आशा है कि जल्द ही राम मंदिर को एक नया मुख्य पुजारी मिल सकता है। तबीयत हमारी जरूर खराब है और परेशानियां भी हैं, चलने फिरने में परेशानी है। उसके बाद भी ट्रस्ट ने कहा जब तक आप जीवित हैं तब तक आपको पैसे जो मिलते रहेंगे आपका खाता में जाता रहेगा और आपके आने जाने की क्षमता हो जाने की तो आप आने जाने में कोई रोक नहीं। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास को आजीवन वेतन देता रहेगा। ये फैसला 25 नवंबर को हुई राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में लिया गया। रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास राम मंदिर आंदोलन के साक्षी रहे हैं। आचार्य सत्येंद्र दास ने टेंट में रामलला की 28 साल तक पूजा की जिम्मेदारी संभाली और रामलला की भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा भी अपनी आंखों से देखी, लेकिन अब उनकी उम्र 87 साल हो गई है, सेहत भी ठीक नहीं रहती। ऐसे में ट्रस्ट ने उनसे कार्य से मुक्ति का निवेदन किया है। और अब बात इंसानों की ओर तेजी से बढ़ रहे एक जानलेवा खतरे की, जो अब तक पक्षियों को अपना शिकार बनाता था, लेकिन म्यूटेशन के साथ साथ ये दुश्मन और भी ज्यादा ताकतवर होता जा रहा है।
यहाँ पर बात हो रही है बर्ड फ्लू की, जिसने 2021 से अब तक 30 करोड़ पक्षियों की जान ली है। यूं तो मुर्गियों और दूसरे पालतू पक्षी इसका शिकार बनते हैं, लेकिन अब आपको बता दें 79 देशों में कई जंगली पक्षियों को भी इसने मौत के घाट उतार दिया है। इंसानों की अगर बात करें तो अमेरिका के 8 राज्य में 60 लोग इस वक्त बर्ड फ्लू की चपेट में आ गए हैं, जबकि पिछले 3 साल में वायरस 108 देश तक फैल चुका है। 1996 में चीन में इसका पहला वेरिएंट मिला था। आमतौर पर बर्ड फ्लू को H5N1 वायरस के नाम से भी जाना जाता है और सबसे डराने वाली चीज इससे संक्रमितों की मौत दर है। आपको बता दें 60% संक्रमित मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। इस बात का पता चला है। बर्ड फ्लू नाम सुनकर ऐसा लगता है कि इसका संबंध सिर्फ और सिर्फ पक्षियों से है, लेकिन सच ये है कि पक्षी, इंसान और जानवर सब इससे संक्रमित हो सकते हैं। यानी कि बर्ड फ्लू इंसानों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनकर सामने आ रहा है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उत्तर प्रदेश के पीलीभीत की, जहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस और पंजाब पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यूपी और पंजाब पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाते हुए 3 खालिस्तानी आतंकियों को ढेर कर दिया है, जिनका विदेशों से भी कनेक्शन था और तीनों आतंकी खालिस्तानी कमांडो फोर्स से जुड़े हुए थे। बताया गया कि पंजाब से फरार हुए तीनों आतंकी पीलीभीत के पूरनपुर में छिपे हुए थे, जिसकी जानकारी मिलते ही पंजाब पुलिस पीलीभीत पहुंची और उत्तर प्रदेश पुलिस से संपर्क साधा, जिसके बाद दोनों राज्यों की पुलिस ने मिलकर संयुक्त अभियान चलाया। इस दौरान तीनों आतंकियों ने खुद को घेरा हुआ देख पुलिस वालों पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें तीनों आतंकी घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहाँ इलाज के दौरान उनकी मौत हो गयी। अपराधी पंजाब राज्य के ही रहने वाले हैं और जैसे ही इनके मूवमेंट की सूचना यहाँ प्राप्त हुई थी, हम लोगों ने इनको इंटरसेप्ट किया और उस दौरान जो एक्सचेंज ऑफ फायर हुए उसमें ये घायल हुए। इनको हम लोग अस्पताल ले गए और जहाँ इनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। पीलीभीत मुठभेड़ में मारे गए तीनों खालिस्तानी आतंकियों के नाम गुरविंदर सिंह, वीरेंद्र सिंह और जसनप्रीत सिंह है। पुलिस के मुताबिक तीनों खालिस्तानी आतंकियों ने 19 दिसंबर को गुरदासपुर में चौकी पर हमला किया था। तीनों ने गुरदासपुर में पुलिस चौकी पर ग्रेनेड और बम से हमला किया था। हमले के बाद तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए थे। पीलीभीत में मारे गए तीनों आतंकियों के पास से 2 AK-47 राइफल बरामद की गई है। साथ ही पिस्तौल और भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद किया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बैंक के 42 लॉकरों में चोरी के आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस की गोली लगने से एक आरोपी भी घायल हो गया, जबकि 2 आरोपी मौके से फरार हो गए। हालांकि बाद में दोनों आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल चिन्हट इलाके स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक में दीवार काटकर 42 लॉकर तोड़ चोरों ने कीमती जेवरात और दस्तावेज गायब कर दिए। इस घटना के बाद पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी में जुट गई। इसी बीच पुलिस को चिन्हट इलाके में आरोपियों के होने की जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस ने उनकी घेराबंदी की। लेकिन बताया गया कि लुटेरों ने पुलिस पर ही हमला बोल दिया, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें बैंक लॉकर लूटने वाले सरगना को गोली लग गई। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूट का माल भी बरामद कर लिया है। सोने की 1 किलो 879 ग्राम तथा चांदी की 1 किलो 240 ग्राम की रिकवरी हुई है। कुछ पैसे भी मिले हैं, 3 लोग भी मिले हैं और अभी इस पे लगातार अग्रिम कार्रवाई। छत्तीसगढ़ की जशपुर में पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में पीछा करके 4 मवेशी तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने 14 मवेशियों को तस्करों के चंगुल से भी बचाया। हालांकि इस दौरान आग में दम घुटने से 6 मवेशियों की मौत हो गई। दरअसल कुछ तस्कर एक ट्रक में कुछ मवेशियों को भरकर झारखंड के कत्लखाने ले जा रहे थे। तभी पुलिस को इनकी खबर मिली। पुलिस ने बिना देर किए ट्रक का पीछा करना शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस ने ट्रक को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन ट्रक ड्राइवर रुकने की बजाय यहां पर ट्रक भगाता रहा। बताया गया कि बाद में पुलिस ने किसी तरह से ट्रक के आगे नुकीली ब्रेकर डालकर ट्रक को रोकने की कोशिश की। इस दौरान ट्रक का टायर फट गया। इसके बावजूद तस्करों ने ट्रक को नहीं रोका। टायर फटने के बावजूद ट्रक चलाने की वजह से उसमें आग लग गई। काफी कोशिशों के बाद पुलिस ने ट्रक को रोका, जिसके बाद ट्रक से 14 मवेशियों को सुरक्षित उतार लिया गया, लेकिन दम घुटने से 4 मवेशियों की मौत हो गई। इस दौरान पुलिस ने 4 तस्करों को भी गिरफ्तार करने का दावा किया। ब्रिटेन के लिसेस्टर में अपनी मंगेतर की हत्या का दोषी गुजरात का जीगू सोरथी बाकी की सजा अब सूरत की जेल में काटेगा। ब्रिटिश एस्कॉर्ट की टीम, आपको बता दें, भारतीय मूल के इस कैदी को लेकर दिल्ली पहुंची और इसके बाद इस टीम ने सूरत पुलिस को इसे सौंप दिया।
जिसके बाद जीगू सोरठी को सूरत की लाजपोर जेल पहुंचा दिया गया। जानकारी के मुताबिक वलसाड़ के मूल निवासी और ब्रिटेन के लिसेस्टर्स में रहने वाले जीगू कुमार सोरठी ने अपनी मंगेतर भावनी की बेरहमी से हत्या कर दी थी। हत्या के बाद आरोपी ने खुद को पुलिस के हवाले किया था। ब्रिटेन की लिसेस्टर कोर्ट ने जीगू को 28 साल के आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इस बीच 4 साल से यूके की जेल में बंद जीगू सोरठी के परिवार के सदस्यों ने यूके और भारत सरकार के बीच समझौतों के मुताबिक उसे भारत में स्थानांतरित करने की मांग की, जिसके बाद जीगू को ब्रिटेन से भारतीय जेल में स्थानांतरित करने पर सहमति बनी, जिसके बाद जीगू सोरठी को भारत लाया गया। इसके बाद सूरत पुलिस कैदी को अपने कब्जे में लेने के बाद सूरत पहुंची और फिर उसे लाजपोर जेल को सौंप दिया गया। अब जीगू बाकी 24 साल की सजा भारतीय जेल में काटेगा। मध्य प्रदेश के छतरपुर में सुहाग रात पर लूटपाट करके फरार हुई दुल्हन की गिरफ्तारी के बाद इस मामले में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। पूछताछ के दौरान दुल्हन ने जो राज खोले उसे जानकर पुलिस भी हैरान रह गई, क्योंकि इस लूटपाट का असली मास्टरमाइंड दुल्हन नहीं बल्कि एक बाबा था। एक ऐसा बाबा जो कि एक मंदिर में दरबार लगाता था और उसके हजारों लोग शिष्य थे। इस बाबा का नाम है सूकन पाठक। दूल्हा बना लड़का उसी का शिष्य था। बाबा के कहने पर ही नौगांव थाना क्षेत्र के रहने वाले राजदीप रावत की शादी 11 दिसंबर को हुई। आरोप है कि 12 दिसंबर को सुहाग रात पर दुल्हन ने दूध में नशीला पदार्थ मिलाकर लड़के को पिला दिया, जिससे वो बेहोश हो गया। इसके बाद घर में रखा कैश और सारे गहने लेकर दुल्हन वहां से फरार हो गई। सूकन पाठक ने शादी करवाई है, पिताजी से कहा था, और शादी के बाद लड़की भाग गई। हमको नशीली दवा खिला के बेहोश कर दी। बताया गया कि पूरी साजिश बाबा ने ही रची थी। पहले शादी के नाम पर बाबा ने लड़के के परिवार से 1.5 लाख से ज्यादा रुपए ऐंठ लिए और फिर अपनी जान पहचान की एक लड़की से उसकी शादी करवा दी। गुरुजी से बात की, कुलगुरु से। क्या नाम है उनका? सपन महाराज। ठीक है, कब मिली थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के कच्छ में आयोजित होने वाले रण उत्सव के लिए देशवासियों को आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसका एक वीडियो भी शेयर किया है। अनूठी संस्कृति विरासत, वन्य जीव अभयारण्य और सफेद नमक के रेगिस्तान के लिए मशहूर कच्छ में रण महोत्सव का आगाज हो चुका है। कच्छ का रण महोत्सव दुनिया भर में मशहूर है और इस महोत्सव का मुख्य आकर्षण है टेंट सिटी। टेंट सिटी में हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध है, जिनमें लग्जरी टेंट से लेकर के प्रेसिडेंशियल टेंट भी शामिल है। ये टेंट सिटी 1600 स्क्वायर फीट में फैली है, जिसका प्रतिदिन का किराया 1 लाख तक है। टेंट सिटी के अलावा यहाँ के आर्ट एंड क्राफ्ट की खूबसूरती भी देखते ही बनती है। यहाँ के सांस्कृतिक कार्यक्रम तो अलग ही अनुभव कराते हैं। कच्छ के रण उत्सव का इतिहास भी बड़ा रोचक है। रण ऑफ कच्छ गुजरात के कच्छ जिले का एक बड़ा और अद्भुत नमक का रेगिस्तान है। यहाँ पहले सरहद उत्सव के नाम से रण महोत्सव की शुरुआत हुई थी। रण उत्सव की शुरुआत 2005 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इसका मकसद कच्छ की अनूठी संस्कृति, कला और विरासत को वैश्विक मंच पर लाना था। 4 महीने का उत्सव होता है। कच्छ का कुल एरिया 45,000 वर्ग किलोमीटर है। इसमें टेंट सिटी 7,500 वर्ग किलोमीटर तक है। यहाँ कुल 450 टेंट लगे हुए हैं। गुजरात के सूरत से थाईलैंड की उड़ान में शराब की बिक्री रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। इस फ्लाइट के ज्यादातर यात्री नशे में धुत नजर आए और दावा किया गया कि प्लेन में शराब का स्टॉक ही खत्म हो गया था। एयर इंडिया ने भी सोचा नहीं होगा कि उनकी बैंकॉक से सूरत जाने वाली पहली फ्लाइट में ही शराब की इतनी डिमांड होगी कि रिकॉर्ड टूट जाएगा। 4 घंटे की उड़ान के दौरान विमान में शराब की बिक्री से एयर होस्टेस भी हैरान हो गए। विमान में 175 यात्री सवार थे। इस दौरान मुसाफिरों ने शराब के साथ चखने की डिमांड शुरू कर दी। कुछ हद तक तो डिमांड भी पूरी की गई, लेकिन बाद में एयरलाइन के अधिकारियों ने हाथ जोड़ लिए। लेकिन नशे में यात्री और शराब मांगने लगे। कैसा लग रहा है, उसके बारे में आपको क्या बोलना है? तो पहली बार जा रहे हैं, मस्त मजा आ रहा है, आगे और भी जाएंगे, मजे लेंगे। बताया गया कि सूरत से बैंकॉक की पहली उड़ान में पहले दिन ही 98% यात्री मिले। 4 घंटे के सफर में यात्रियों ने 1,80,000 रुपए से ज्यादा की कीमत की 15 लीटर शराब पी ली। हालांकि ये 175 सीटों वाले विमान के लिए पूरी तरह से सही नहीं हो सकता, लेकिन यात्री यात्रा करने के दौरान झूमते नजर आए। तो वही एयरलाइन के अधिकारियों ने बताया कि उड़ान में शराब की बिक्री तेजी से हुई और स्टॉक खत्म नहीं हुआ। विमान में शराब के साथ साथ खाने का भी पर्याप्त स्टॉक था। आमतौर पर किसी यात्री को उड़ान के दौरान 100 मिलीलीटर से अधिक शराब नहीं दी जाती। लखनऊ के काकोरी में बाघों का आतंक है। दहशत में लोग अपने घर के अंदर कैद हैं। बाघों का सबसे ज्यादा टेरर रामनखेड़ा इलाके में देखा गया। आलम यह है कि दहशत से लोगों ने घर से बाहर निकलना छोड़ दिया। शाम होते ही लोग घरों के अंदर कैद हो जाते हैं। वन विभाग ने बाकायदा पूरे इलाके में अलर्ट का पोस्टर लगाया है।
वन विभाग की टीम बाघ को पकड़ने के लिए जंगलों में लगातार कॉम्बिंग कर रही है। बाघ की तलाश में लगातार वन विभाग की टीम कॉम्बिंग कर रही है। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि बाघ ने यहीं पर एक जानवर का शिकार किया है और टीम जो है वो यहाँ पर पहुँची हुई है। आप देख सकते हैं कि पूरी टीम जो है वो लगातार जंगलों में कॉम्बिंग कर रही है, एक एक चीज़ों को जो है बहुत बारीकी से देख रही है और लगातार जो है बाघ को पकड़ने की कोशिश जो है वो यहाँ पर जारी है। रहमान खेड़ा से 3 किलोमीटर दूर मीठे नगर में बाघ एक बार फिर से नजर आया था। बाघ लगातार इलाके में जानवरों का शिकार कर रहा है। मीठे नगर इलाके में रविवार शाम को भी बाघ ने एक जानवर का शिकार किया, जिसके बाद से आसपास के गांव में दहशत का माहौल है। हमारे एरिया में जो है गांव के करीब जंगल है, वहां से आ चुका है। कल जो है सांड को भी खाया है। दहशत तो बहुत ज्यादा है क्योंकि देखा भी गया है गाँव के करीब में। इस वजह से ज्यादा लोग दहशत है। स्कूल बच्चों को जाना, स्कूल भी बंद कर दिया गया है। गांव में बाघ के लगातार मूवमेंट से हर कोई डर में है। पहले तो वन विभाग गांव वालों की बात मानने को तैयार नहीं था, लेकिन अब जब बाघ शिकार करने लगा और जंगल में कई जगह बाघ के पैरों के निशान मिले तो वन विभाग की टीम भी हरकत में आई और अब बाघ को पकड़ने के लिए जाल बिछाया जा रहा है। और अब आपको मध्य प्रदेश के एक ऐसे विधायक जी से मिलवाते हैं जो आजकल कबूतरों के साथ व्यस्त है। श्योपुर के विधायक बाबू जंडेल अपने सिर पर कबूतर यहां पर बैठाकर घूमते हुए नजर आए। ये है श्योपुर के विधायक बाबू जंडेल जी। आजकल ये कबूतरों के साथ समय बिता रहे हैं। देखिए ना, विधायक जी ने बड़े ही इत्मीनान के साथ अपने सिर पर कबूतर को पनाह दे रखी है। नेताजी कबूतर को सिर पर बिठाकर इधर उधर चहलकदमी भी कर रहे हैं। खास बात ये है कि कबूतर भी विधायक जी के सिर पर आराम से बैठा है। विधायक बाबू जंडेल लगातार ऐसे कारनामों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। कुछ दिन पहले भी विधायक जी का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो गले में सांप लपेटे हुए नजर आ रहे थे। अब इस नए वीडियो में अपने सिर पर कबूतर बिठाकर घूम रहे हैं। बनासकांठा जिले का मसाली गांव गुजरात का दूसरा और देश का पहला सीमावर्ती सोलर विलेज बन गया है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त योजना के तहत करीब 800 की आबादी वाले इस गांव में 119 घरों पर सोलर रूफटॉप लगाए गए हैं, जिनसे गांव के हर घर की जरूरत से ज्यादा बिजली का उत्पादन होता है। ये गांव भारत पाकिस्तान सीमा से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। कुछ साल पहले तक इस गांव के लोग बिजली उपकरणों का इस्तेमाल तक नहीं कर पाते थे, लेकिन अब इस गांव में न सिर्फ 24 घंटे बिजली जलती है बल्कि जरूरत से ज्यादा बिजली उत्पादन होता है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई। क्रिसमस से पहले यहां पर छुट्टी मनाने जो टूरिस्ट पहुंचे थे उनका जोश बर्फ को देखकर हाई हो गया, जिसके बाद वो बर्फबारी के बीच जमकर मस्ती करते दिखाई दिए। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर बर्फबारी के वक्त कई पर्यटक मौजूद थे। बर्फबारी के बाद रिज मैदान का नजारा देखने लायक था। बर्फबारी के बीच पर्यटक झूमते नाचते नजर आए। कुछ लोग डांस कर रहे थे जबकि कई लोग सेल्फी लेने में मशगूल थे। वहीं बर्फबारी के बीच 2 लड़के अपने साथी को पकड़कर बर्फ पर खींचते दिखाई दिए। कश्मीर और लद्दाख में हाड़ कपा देने वाली ठंड का कहर लगातार जारी है। श्रीनगर में तो कोहरे ने मुसीबत और बढ़ा दी है। यहां पर कई इलाकों की अगर बात करें तो विजिबिलिटी 0 है। घाटी के कई इलाकों में तापमान लगातार नीचे जा रहा है। झील, झरने, नदी, नाले सब जम रहे हैं। शीतलहर ने यहां लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। अब तो दिन के तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। कोहरे और धुंध ने यहां लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। आज सुबह से ही सूरज गुल है और हर तरफ धुंध का आलम है। इस वक्त हम विश्व प्रसिद्ध डल झील के किनारे खड़े हैं, लेकिन आप अगर देखें तो हर तरफ इस झील में केवल धुंध ही धुंध देखने को मिल रही है। दिन के तापमान में करीबन 4 डिग्री सामान्य से नीचे गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 26 दिसंबर तक शीतलहर जारी रहने की संभावना है। भीषण ठंड के चलते डल झील का पानी भी जम गया है। दक्षिण कश्मीर का शोपियां घाटी का सबसे ठंडा इलाका रहा, जहां न्यूनतम तापमान -7.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि जोजिला में रात का तापमान -24 डिग्री सेल्सियस है। मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी की आशंका जताई है, जिसके बाद मुसीबत और बढ़ेगी। नए साल के जश्न से पहले जिस बर्फबारी का इंतजार मशहूर पर्यटन स्थल पर चक्राता के लोग कर रहे थे, अब देखिए उनका इंतजार खत्म हो चुका है। यहाँ आज मौसम ने अचानक करवट बदली। रिमझिम हल्की बूंदाबांदी के बीच ऊंची चोटियों पर बर्फबारी शुरू हो गई।
लोखंडी सहित कई ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई, जिसमें पर्यटकों ने जमकर मस्ती की। बर्फबारी के बाद आसपास की पहाड़ियां बर्फ के सफेद चादर से ढक गई। स्थानीय व्यवसायियों को उम्मीद है कि नए साल से पहले पहाड़ की चोटियां बर्फ से ढक जाएंगी और यहां पर्यटन भी बढ़ेगा। सीधे स्वर्ग से। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के साथ नए साल के जश्न की भी शुरुआत हो गई है। कुल्लू मनाली में आज स्नोफॉल के साथ ही मौसम गुलजार हो गया, जिसको देखने के बाद यहां पर टूरिस्ट झूम उठे। हिमाचल प्रदेश में लंबे इंतजार के बाद आज अच्छी बर्फबारी देखने को मिली। हिमाचल के उन तमाम इलाकों में सुबह से ही बर्फबारी का दौर शुरू हो गया। ऐसे ही खूबसूरत तस्वीरें मनाली से भी आई, जहां भारी बर्फबारी हो रही है। क्रिसमस से पहले आसमान से बर्फ की बारिश देखकर सैलानी जश्न मनाने लगे। सोलांग में बर्फबारी चालू हो चुकी है और बर्फ के साथ खेलते नजर आए। कुछ ऐसा ही नजारा कुल्लू में भी देखने को मिला। यहाँ स्नोफॉल की आस में आए सैलानियों की मुराद पूरी हो गई और बर्फ में मस्ती करते नजर आए। मनाली के सोलंग नाला, अटल टनल, रोहतांग टॉप सहित अन्य जगहों पर बर्फबारी होने से पूरे इलाके में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तो ये थी खबरें 7 बजे की। कल फिर होगी बात पते की।